हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनकस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट के एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमने देखा किस तरह से रूरल डेवलपमेंट के अंदर किस किस डेवलपमेंट की बात की गई है, किस तरह से अल्टरनेटिव जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट है, जो भी हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आई होप आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया होगा और इस चैप्टर के साथ ही हमारे जो इंडियन इकोनॉमिक्स है वो खत्म हो जाएगी टर्म 1 के लिए। फिर कल से हम लोग बेसिकली मैक्रो हम स्टार्ट करेंगे। उसमें थोड़े से छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं, वो बहुत जल्दी हमारे कवर हो जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूरल डेवलपमेंट। कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ द इनिशिएटिव टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया, कि रूरल इंडिया के डेवलपमेंट करने के लिए कौन-कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए थे? क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अपनाया गया था, लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया था, या ऑल ऑफ दिस के सारे ही प्रोग्राम को एक साथ लिए गए, इनिशिएटिव लिए गए ताकि रूरल एरिया में तेजी से डेवलपमेंट कर सके? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, सभी को एक साथ लिया गया, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको रूरल डेवलपमेंट करना है तो सभी को एक साथ आपको लेकर चलना होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आपको ये याद रखना है कि जो आपने जो क्रेडिट पढ़ा है उसमें इंस्टीट्यूशनल सोर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, तो वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे है कि ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होती है उसकी ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए होती है? क्या 6 से 12 महीने के लिए होती है? क्या वो 2 से लेकर 5 साल के लिए, 5 से लेकर 20 साल के लिए, या 12 मंथ से लेकर 5 ईयर के बीच में? तो जितने भी शॉर्ट टर्म हमारे क्रेडिट्स होते हैं वो बेसिकली 1 साल से कम तक के लिए होते हैं। तो 6 से लेकर यहाँ पे 12 महीने के लिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर फॉर, कि जो किसान है, फार्मर्स, उनको शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए क्यों? क्योंकि उन्हें कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स यानी कि बांध वगैरह बनाना है, ठीक है, वेल्स वगैरह बनाना है, परचेजिंग ऑफ इनपुट लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, लैंड और ट्रैक्टर खरीदने के लिए, या नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं खरीदने के लिए। तो इसका आंसर है जो भी हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं वो बेसिकली जो इनपुट्स होते हैं जैसे सीड्स हो गए, केमिकल हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, इन सबको खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट की जरूरत होती है फार्मर्स को। दूसरा कह रहे हैं जो मीडियम टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड, मीडियम टर्म क्रेडिट की जरूरत क्यों है किसी भी फार्मर को? तो इसका आंसर है कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंस। कह रहा है कि जो ड्यूरेशन ऑफ मीडियम टर्म, जो मीडियम टर्म लोन है उनकी ड्यूरेशन कितने से कितने टाइम के लिए होती है? क्या 6 से लेकर 12 महीने के भी लिए, 2 से लेकर 5 साल के लिए, 5 से लेकर 20 साल के लिए, या 12 महीने से लेकर 5 साल के बीच में? तो इसका आंसर है डी, 12 महीने से लेकर। ये आपको याद रखना, छोटा-सा कुछ टॉपिक है कि 6 से लेकर 12 महीने तक शॉर्ट टर्म होता है, 12 महीने से लेकर 5 साल तक का लोन होता है, उसे हम मीडियम टर्म कहते हैं। और जो लॉन्ग टर्म होता है, वो बेसिकली लंबे साल के लिए बात हो रही है, लंबे टर्म के लिए, जो हम आगे अभी हम पढ़ेंगे कि उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। 5 से लेकर 20 साल से जो ऊपर जो लोन होता है, वो लॉन्ग टर्म। जैसे हम लोग घर खरीदते हैं, देखा होगा घर जो है 15 साल 20 साल तक के लिए लोन लेते हैं, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स के अंदर आते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ मीडियम टर्म समझ में आ गया, क्यों लिया वो भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड, ये जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट है वो किस चीज के लिए चाहिए होता है? तो इसका आंसर है 6 का सी, परचेज ऑफ लैंड ट्रैक्टर। लैंड ट्रैक्टर इनमें क्या होता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो ये जो लोन लिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, क्योंकि साल 2 साल में इसको रिपे नहीं किया जा सकता, इनकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा होती है। तो इनके ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए होता है? 7। तो ये जो ड्यूरेशन होते हैं इनके 5 साल से लेकर 20 साल तक के बीच में ड्यूरेशन आते हैं। तो ये आपको याद रखना, शॉर्ट टर्म के लिए ड्यूरेशन, मीडियम टर्म के लिए ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म के लिए ड्यूरेशन, और तीनों के पर्पजेस में ये 6 क्वेश्चन बनते हैं। पर इन 6 में से कोई एक जरूर आपसे पूछा जा सकता है, एक या दो, या तो आपसे टर्म पूछ लेंगे या आपसे पर्पज पूछ लेंगे, बट आपको करने तीनों ही पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। जो आपका शॉर्ट टर्म लोन होता है उसका जो है तो 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का ड्यूरेशन होता है। जो आपके मीडियम टर्म होते हैं वो 12 महीने से लेकर 5 साल के बीच पे होता है, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं ड्यूरेशन वो 5 साल से लेकर 20 साल के लिए ड्यूरेशन होता है। अब पर्पस एक बार हम देख लेते हैं। जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है वो परचेज सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल, इन सबको परचेज करने के लिए शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम टर्म जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंस है, और जो लॉन्ग टर्म होती है लैंड, ट्रैक्टर, इन सब मशीनरी, इनको परचेज करने के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट की रिक्वायरमेंट्स होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। देखिए, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो रूरल बैंक है, जो भी डेवलपमेंट बैंक्स है, रूरल डेवलपमेंट, उन सब से जब हम लोन लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लोन लेते हैं, तो उनमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, उसमें फ्रॉड नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उसमें सिस्टमेटिकली काम होता है।
और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो होता है कि जिसके अंदर एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, आपसे फ्रॉड बहुत कराया जाता है। जितना आपसे पैसा आपने मतलब किसान ने जितना पैसा मनी लैंडर से या साहूकार से उधार लिया है, उससे कहीं ज़्यादा रीपे करने के बावजूद भी उन्हें कई बार अपनी ज़मीन से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो उनमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बट वो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है जिसमें जब चाहे वो ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन काम नहीं करना पड़ता। इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं, गरीब लोग होते हैं गाँव के अंदर, वो लोन लेना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं रेदर देन वो इंस्टीट्यूशनल, क्योंकि लोग जो गाँव के लोग हैं पढ़े-लिखे नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन को समझते नहीं है। प्रॉपर सिस्टम में जाने में थोड़ा डिले भी हो जाता है, टाइम भी लगता है। इसी कारण से वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पे आज भी बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो डिपेंडेंट है। तो अब आपका जो 8th क्वेश्चन है, कह रहा है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट में कौन-कौन से इंक्लूड है? क्या मनी लेंडर्स में आते हैं, कमर्शियल बैंक इसमें आते हैं, रीजनल रूरल बैंक आते हैं या नन ऑफ दीज़? तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में मनी लेंडर आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इंक्लूड्स। इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट में कौन से? मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड, रीजनल रूरल बैंक और नन ऑफ दीज। तो इसमें रीजनल रूरल बैंक जो है वो इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट के अंदर आती है। तो ये अभी हम देखा, हमने अभी हमने बेसिकली स्टार्टिंग जो चैप्टर है वहीं से है कि भैया इसमें रूरल डेवलपमेंट में सभी तरह के डेवलपमेंट की जरूरत है, पॉवर्टी एलिगेशन भी, कैपिटल फॉर्मेशन भी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। फिर हमने सेकंड टॉपिक क्या पढ़ा? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स की टर्म्स पढ़ी, ड्यूरेशन पढ़ी, उनकी पर्पस पढ़े। फिर हम इंस्टीट्यूशनल लॉ, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ हमने क्रेडिट पढ़ा। अब क्या है द मेन फंक्शन ऑफ नेबार्ड। जो नेबार्ड आपको पता है वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के लिए। तो उसका मेन फंक्शन क्या है कि सर्व एज अ एपेक्स फंडिंग एजेंसी, सबसे ऊपर है फंडिंग एजेंसी में। कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जितनी भी रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज उनके बीच में कोऑर्डिनेट का काम करता है। मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द रिफंडेड प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोजेक्ट्स है उसको इवैल्यूएट करने का। ये ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर है 10th का डी, कि नेबार्ड को ये सारे ही फंक्शन परफॉर्म करने पड़ती है। कह रहा था एपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट इज, जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि बेसिकली रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करता है, वो कौन सा इनमें से? क्या रीजनल रूरल बैंक है, नेबार्ड है, यहाँ पे एबीआई ना होकर यहाँ पे एसबीआई है, इसको ठीक कर लेते हैं। एबीआई नहीं, यहाँ पे एसबीआई, प्रिंटिंग एरर है, तो एसबीआई या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है कि नेबार्ड की जो सबसे जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है फंडिंग रूरल एरिया में प्रोवाइड करने का, वो क्या है? नेबार्ड। नेबार्ड का फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर सकते हैं, एक नंबर में कई बार पूछा गया है। क्या द रीजन ऑफ डिस्ट्रेस सेल? डिस्ट्रेस सेल मतलब होता है जो हमारे किसान होते हैं वो अपने प्रोडक्शन करते हैं और बहुत मजबूरी में जबरदस्ती उनको जो मतलब ना चाहते हुए भी जिनको सेल करना पड़ता है मार्केट में, वो क्यों करना पड़ता है? क्या उनको फार्मर्स नीड कैश इमीडिएटली फॉर पेइंग डेट्स, क्योंकि ज्यादातर उन्होंने उधार लेकर अपनी फार्मिंग की होती है, तो अपने फार्म जो भी उनकी प्रोडक्शन होती है उसको बेचकर वो अपने डेट्स को क्लियर करना चाहते हैं, क्या इसीलिए डिस्ट्रेस सेल करते हैं? हाई स्टोरेज कॉस्ट, अगर वो अभी नहीं बेचेंगे तो उनको स्टोरिंग जो स्टोर करने पे बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, वो उनके लिए और ज़्यादा महँगा हो जाएगा। उनके पास लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। तो कौन से ऐसे रीज़न है जिस कारण उन्हें डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है, ज़बरदस्ती उनको स बेचना पड़ता है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी। ये सारे ही रीज़न है कि उनके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, हाई स्टोरेज कॉस्ट है, उनको अपने लोन रीपे करना है, जिसके कारण वो वेट नहीं कर सकते कि जब उनको अपनी फार्मिंग की अच्छी कीमत मिलेगी तब वो बेचें, बल्कि उनको ज़बरदस्ती उनको बेचना पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है कि रूरल डेवलपमेंट एज एन एक्शन प्लान टू इम्प्रूव डैश एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये जो रूरल डेवलपमेंट का जो प्लान, एक्शन प्लान है, वो इम्प्रूव क्या डैश एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, क्या सम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के कुछ एस्पेक्ट को, ऑल एस्पेक्ट को, फ्यू या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है बी, ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट कह रहा है डैश इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर द वुमन। वुमेन्स के लिए इसमें से कौन सा मेन ऑक्यूपेशन सोर्स है, स्पेशली रूरल एरियाज में? फिशिंग, एग्रीकल्चर, लिव स्टॉक फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर। तो इसका आंसर है लिव स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वुमेन्स है इस क्षेत्र में उनको काम मिलता है। कह रहा है डैश इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा कौन से इनिशिएटिव्स लेके, क्या उन्होंने इंटरमीडिएट्स बीच में अपॉइंट किए ताकि जो किसान अपने ठीक से अपनी प्रोडक्शन को बेच सके? क्या होलसेल मार्केट उन्होंने बनाया है? क्या रेगुलेटेड मार्केट बनाए गए? ये नन ऑफ दीज। तो 15 का आंसर है कि रेगुलेटेड मार्केट। जैसे आपने देखा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर अपनी मंडी बनाई गया है। तो ये क्या है कि बेसिकली जो किसान है वो डायरेक्ट मार्केट में जा सके और अपने सामानों को डायरेक्ट कंज्यूमर तक बेच सके, और ये जो मीडिएटेड बीच में आते हैं जो अपना अपना कमीशन लेते हैं, वो बीच में से हट सके, ताकि डायरेक्ट जो भी कंज्यूमर उनको पेमेंट कर रहा है वो किसानों तक पहुँच सके। इसीलिए रेगुलेटेड मार्केट सरकार के द्वारा बनाए गए। इसमें अपन एग्जांपल देखा था, पंजाब हरियाणा में क्या था? अपना मंडी था, आंध्र प्रदेश में राइटू बाजार था।
तो इस तरह थ्रू बाज़ार था। तो ऐसे इस तरह के जो रेगुलेटेड मार्केट सरकार के द्वारा बनाए गए इनिशिएटिव्स लिए गए, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको सही रेट मिल सके और जो भी इंटरमीडिएट्स को बीच में से खत्म किया जा सके। नेक्स्ट है कि डैश एन एश्योरेंस टू द फार्मर दैट देयर प्रोडक्ट वुड बी परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट एट द स्पेसिफिक प्राइस। सरकार के द्वारा आपको पता है कि एश्योर किया जाता है कि आपको इससे कम प्राइस पे मार्केट में सेल नहीं करना, और अगर इस रेट पे अगर आपका सामान नहीं बिकता है तो आप मत बेचिए, हम आपसे पर्टिकुलर रेट पे सरकार खुद खरीद के बफर स्टॉक्स में डाल लेते हैं, आपने सुना होगा। तो सरकार उसको जो खरीदती है, जो क्या एश्योरेंस देते हैं, क्या आप उसे एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस बोलते हैं, एमआरपी बोलते हैं, क्या ए एंड बी दोनों ही कहते हैं, या नन ऑफ दीज़? तो आपको पता होगा सरकार जो उस कीमत पर एश्योर करती है फार्मर्स को कि उस पर्टिकुलर रेट पे आपसे खरीद के सरकार बफर स्टॉक में डाल लेती है, और उस बफर स्टॉक को जब भी ज़रूरत होती है, देश में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं पे नेचुरल कैलामिटीज़ आती है, कोई भी समस्या आती है, तो बफर स्टॉक के द्वारा लोगों की आवश्यकता पूरी की जाती है। जैसे कोरोना टाइम में आपने देखा कि बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं थे, सरकार द्वारा कितना फ्री राशन बाँटा गया, तो वो उसी स्टॉक में से निकाल के बाँटा जाता है। देश में जब भी कोई समस्या आती है, उस बफर स्टॉक का इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है। तो क्या है वो? उसको हम क्या बोलते हैं, सरकार जो एश्योरेंस देती है फार्मर को, क्या उसे एमएसपी बोलते हैं, एमआरपी बोलते हैं, या बोथ? इसको एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। वे कह रहे हैं डिस्ट्रेस सेल फार्मर सेल देयर प्रोडक्ट एट डैश प्राइस इन द मार्केट। डिस्ट्रेस सेल के अंदर जो फार्मर्स होते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस में, क्या वो हाई प्राइस पे बेचते हैं, क्या वो लो प्राइस पे बेचते हैं, क्या वो अनडिटरमाइंड प्राइस पे बेचते हैं, या नन ऑफ दिस? तो उनको लो प्राइस पे बेचा जाता है, क्योंकि वो अपने अभी देखा हमने उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो उनके पास स्टोरेज करने की फैसिलिटी नहीं है, स्टोरेज करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है? उनको अपने लोन भी जल्दी से जल्दी रीपे करना है, इसीलिए वो क्या करते हैं, जल्दी से इमीडिएट लो प्राइस पे ही वो मार्केट में सामान को बेच देते हैं, और जो भी पैसा आता है उनसे वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। तो उसपे लो प्राइसेज़ आते हैं। कह रहे नेबार्ड वाज़ सेटअप इन, जो नेबार्ड है उसको कब बनाया गया, कब सेटअप किया गया? 1984 में, 1982 में, 83 में, 81 में। तो इसका आंसर है बी, 1982 में नेबार्ड को सेटअप किया गया। कह रहा है नेशनलाइज़ेशन ऑफ कमर्शियल बैंक हैपेंड, जो नेशनलाइज़ेशन है आपने देखा ये जो है इंदिरा गांधी के टाइम पे किया गया था, और ये बहुत ही एक अच्छा सकारात्मक हम कह सकते हैं पॉजिटिव स्टेप था, सरकार के द्वारा लिया गया था। और इंदिरा गांधी की जब अचीवमेंट्स की बात करते हैं, अच्छाइयों की बात करते हैं, तो इसमें भी हम काउंट करते हैं किस तरह से इंदिरा गांधी के लीडरशिप में जब देश की वो प्राइम मिनिस्टर थी, तब बहुत सारे जो बैंक थे उसको नेशनलाइज़ेशन किया गया। तो वो कब किया गया? प्रोसेस कब उठा था? तो इसका आंसर है 1969 में। कह रहा है डैश और डैश वर सेटअप टू द प्रमोट रूरल क्रेडिट सप्लाई इन द रूरल एरिया। कौन-कौन से सेटअप किए गए हैं ताकि जो रूरल क्रेडिट एरिया है, रूरल क्रेडिट है उसको सप्लाई रेगुलरली मिलता रहे। क्या रीजनल रूरल बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, 2 की बात पूछी, 2 फिलअप्स है। एसबीआई और नेबार्ड को सेटअप किया गया है। आरबीआई और कमर्शियल बैंक को, ये नन ऑफ दीज़। तो आरबीआई तो आपको पता है कि रूरल एरियाज़ का मतलब ही नहीं है। तो जो रीजनल रूरल बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक है, ये दोनों सेटअप किए गए प्रमोट रूरल क्रेडिट सप्लाई इन रूरल क्रेडिट। ये एसबीआई को नहीं है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश मीन्स गिव स्मॉल लोन्स टू द इंडिविजुअल फॉर एस्टेब्लिशिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कौन सा मीन्स उनको प्रोवाइड किया गया? क्या माइक्रो क्रेडिट? देखो स्मॉल लोन्स की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखना। क्वेश्चन में तुम्हें आंसर भी तुम्हें क्वेश्चन में ही मिल रहा है। डैश मीन्स गिव अ स्मॉल लोन्स। स्मॉल लोन से मतलब छोटे-छोटे लोन्स। तो क्या उनको मैक्रो क्रेडिट, मैक्रो मतलब बड़ा। आपको पता होगा माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपने पढ़ा है, जब माइक्रो 11th में पढ़ा था, माइक्रो मतलब छोटा, जिसमें इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। मैक्रो मतलब पूरी इकोनॉमी, लार्ज स्केल पे। तो यहाँ पे कौन-सा लोन हो सकता है? मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा क्रेडिट नहीं, माइक्रो या ए एंड बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? माइक्रो, क्योंकि स्मॉल लोन्स की बात की गई है। कई बार क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ेंगे, आंसर नहीं भी पता होगा, तो भी आपको ऑप्शन से पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द डैश हाउसहोल्ड। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको पता होगा कि ये क्या था कि आपस में लोग मिल जाते थे, अपने-अपने छोटे-छोटे सेविंग्स को जमा करते थे, और उन सेविंग को जिसकी भी ज़रूरत होती थी, बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको लोन दिया जाता था। तो ये जो क्या था, एक तरह से लोगों की जो बचत की हैबिट थी उसको भी प्रमोट कर रहा था। साथ ही साथ जो लोग इंस्टीट्यूशनल बैंक के पास उनकी पहुँच नहीं है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो यहाँ से सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे। तो ये कह रहा है ये जो प्रमोट था वो हैबिट सेविंग क्या था, रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में। तो ये बेसिकली जो रूरल, यहाँ पे जो रूरल एरियाज़ है, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे उसको प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ बीन हेल्ड एज़ अ सक्सेसफुल स्टोरी इन द एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव। मिल्क की बात करें तो आपको पता है गुजरात सबसे ऊपर आता है। तो कह रहा है कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जहाँ पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन क्या कहते हैं मिल्क कोऑपरेटिव को, ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था। तो किस स्टेट में हुआ था? गुजरात।
गुजरात से नरेंद्र मोदी जी आपको याद रहेंगे, याद रख लेना। कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट इन आंध्र प्रदेश? मैंने बताया था वो कि सरकार के द्वारा बहुत सारे रेगुलेटेड मार्केट बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो किसान है, वो डायरेक्ट अपना सामान मार्केट में जाके बेच सके और जो भी कंज्यूमर है उनको डायरेक्ट बेचने से उनकी इनकम ज़्यादा होगी। बीच में जितने मीडिएटर उसको खत्म करने के लिए। तो ये याद रखना कौन-सा मार्केट था आंध्र प्रदेश के अंदर। पंजाब, राजस्थान और मैंने बताया ना हरियाणा, अगर ये पूछेंगे तो अपनी मंडी थी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश के अंदर, इसका आंसर होगा रायथू बाज़ार, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि द प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग आर, जो रूरल बैंकिंग एरियाज में जो बैंक्स हैं उनको कौन-कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? क्या उनको इनसफिशिएंट रूरल क्रेडिट, इनके पास प्रॉपर सफिशिएंट क्रेडिट ही नहीं है? ग्रोइंग ओवरड्यूज, आपको पता है फार्मर्स लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं बैंकों से और आपको पता है कि जब इलेक्शन आता है तो वो इस उम्मीद में होते हैं कोई ना कोई सरकार आएगी और जो प्रॉमिस करेगी भैया उनको वोट दोगे और वो जीत कर आएँगे तो जितने भी किसान के कर्जे सबको माफ कर देंगे। इस उम्मीद में वो लोन तो ले लेते हैं लेकिन धीरे-धीरे लोन चुकाना बंद कर देते हैं। ये एक बहुत गलत हैबिट है जिससे कि किसानों को भी बहुत नुकसान होता है क्योंकि एक बार आप डिफ़ॉल्टर के नाम में आ जाते हो तो आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी भी बैंक से आपको लोन नहीं मिलता। बट जो किसान लोग हैं इस बात को समझते नहीं हैं और जो चुनाव के अंदर झूठे-झूठे जो वादे किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से, जिसके कारण जो किसान लोग हैं वो मतलब अपना लोन लेकर वापस नहीं करते, तो जिसके कारण बैंक पे बहुत एक प्रेशर पड़ता है कि लोन तो आपने ले लिया बट बैंक जो है उसको रिकवर नहीं कर पा रहा। समझ में आया? तो ये जो ओवर ड्यूज़ की प्रॉब्लम है ये भी बहुत ज़्यादा रूरल बैंकिंग एरिया में देखा गया है। इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सेक्शन ऑल ऑफ दिस, तो ये सारे ही प्रॉब्लम जो है वो रूरल बैंकिंग सिस्टम को फेस करना पड़ता है। तो ये जो है आपको पता है कि इसको धीरे-धीरे खत्म भी किया जाने की सोचा गया है कि जिस तरह किसानों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि इलेक्शन के टाइम में प्रोमिसेस किया जाता है कि आपका अगर हम आपको इलेक्शन में वो जिताओगे, वोट दोगे और हमारी सरकार आएगी तो हम सारे आपके ड्यूज़ क्या खत्म कर देंगे। 5, 7, 10 किसानों का किया जाता है, बाकी जो किसान होते हैं वो बेवकूफ़ बन जाते हैं, ना तो वो स्टार्टिंग से लोन देते हैं और जिसके कारण कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाई इज़ द मिनिमल सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो क्यों फिक्स करती है? ताकि गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए, किसानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को बेनिफिट हो इसीलिए, या नन ऑफ दीज़? इसका आंसर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। किसानों के फायदे के लिए ताकि अगर वो प्रोडक्शन करके जाते हैं और उनको सही कीमत नहीं मिल रही है तो वो बहुत लीस्ट प्राइस पे, कम प्राइस पे किसी दूसरों को ना बेचकर सरकार उनको खरीद के बफर स्टॉक में डाल लेते ताकि उनकी जो मेहनत है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, जितना पैसा लगा एटलीस्ट उनको उतना रिकवर या उससे प्रॉफिट के साथ उनको रिकवरी मिले और वो आगे मोटिवेट हो प्रोडक्शन करने के लिए। नहीं तो हमारे देश में आपको पता है जो किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। रीज़न क्या है? किसानों की जो स्टेटस है कितनी खराब है। आए दिन आप लोग न्यूज़पेपर में सुनते हो कितने किसानों ने इस जगह पे सुसाइड कर लिया, इतना लोन का बर्डन हो गया था। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन है गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो सरकार के द्वारा एक तरह से किसानों को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर आपने प्रोडक्शन कर लिया, इतना इन्वेस्ट कर लिया, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपसे एक स्पेसिफिक प्राइस पे खरीद के बफर स्टॉक में डाल लेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश कम अंडर द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपने कहा एग्रीकल्चर में देखा आपने कि जो भी हमारे खाद्यान्न फसल होती है, गेहूँ, चावल ये सब उगाया जाता है। लेकिन हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या होता है? उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन, टी ये सब ग्रो किया जाता है। ये भी एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे किसान और ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकता है साथ-साथ अपने एग्रीकल्चर के साथ-साथ और इसकी काफ़ी डिमांड्स भी आ रही है मार्केट में। तो कह रहा है कि इसमें हॉर्टिकल्चर में क्या आता है? क्या फिश फार्मिंग आता है हॉर्टिकल्चर? बिल्कुल नहीं आता। क्या पोल्ट्री फार्मिंग आती है? क्या फ्लावर कल्टीवेशन या एनिमल हस्बेंड्री? तो मैंने अभी बताया कि फ्रूट्स, फ्लावर जो होता है ये सब किसके अंदर आते हैं? हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। तो हॉर्टिकल्चर कम्स अंडर द फ्लावर कल्टीवेशन और ये भी एक इनकम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि जो तनवा है TANWA स्टैंड फॉर ये किसके इसका मतलब है फुल फॉर्म बताएं इसका। तमिलनाडु वुमन इन एग्रीकल्चर, तमिलनाडु मेन इन एग्रीकल्चर, त्रिपुरा वुमन इन इंडस्ट्री या त्रिपुरा वुमन इन एग्रीकल्चर। इसका आंसर है तमिलनाडु वुमन इन एग्रीकल्चर। ये आप लोग के जो भी बुक है उसके बॉक्स में साइड साइड में जो बने होते हैं उसमें से क्वेश्चन लिए गए तो आपको साइड में जो बॉक्सेस होते हैं उसे भी इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द ऑर्गेनिक फार्मिंग? आपने देखा कि हम जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे तो हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते थे। क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग? नेचुरल तरीके से खेती करना है, मिनिमम या नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इन सबको हमें बिल्कुल भी या ना के बराबर इस्तेमाल करना है, ऑर्गेनिक तरीके से खेती करना है। जितना फसल को अपने आप मेच्योर होने में टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको देना है। लेकिन अंग्रेज आए हैं, उन्होंने हमको बेवकूफ बनाया और बड़े लेवल पे हमको फार्मिंग करना सिखाया, कमर्शलाइजेशन सिखाया, यूज़ ऑफ बहुत ज़्यादा हमने केमिकल, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जिससे कि कहीं न कहीं
जो लैंड है वो तो खराब हुए ही, साथ-साथ जो फूड की क्वालिटी है वो भी कहीं न कहीं गिर जाती है। लेकिन अब जो लोग हैं वो समझदार होते जा रहे हैं, अपने हेल्थ के टुवर्ड काफ़ी कॉन्शियस होते जा रहे हैं और इसीलिए वो क्या करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, नो या मिनिमम यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, नेचुरली उसको डेवलप होने देना है। तो क्या रहा है कि क्या-क्या चैलेंजेस है ऑर्गेनिक फार्मर के सामने फार्मिंग के। सबसे पहले लेस पॉपुलर, देखिए होता है क्या है कि मार्केट में जब भी बहुत लोग सामान खरीदने जाते हैं तो वो प्राइस के बेसिस पे खरीदते हैं, कि कोई भी चीज़ अगर सस्ती है तो उसको कंज्यूमर ज़्यादा खरीदना पसंद करता है, वो उनको क्वालिटी समझ में नहीं आती। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की चीज़ होती है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, प्रोडक्शन जो है वो कम होती है, इसी कारण से कीमत भी थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है। आप लोग मॉल में जाते होंगे, देखते होंगे सब्जी के 2 स्टिकर लगे होते हैं, ऑर्गेनिक और नॉर्मल। तो ऑर्गेनिक के प्राइसेज़ क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, लोगों के बीच में इतनी पॉपुलर नहीं है। दूसरा कि लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केटिंग फैसिलिटी, जिसके कारण लोग जो मार्केटिंग फैसिलिटी सही तरह से इसको रेगुलेट करके बेचना, ये भी एक दिक्कत है। लो यील्ड, मैंने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो प्रोडक्शन जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। उनका जो शॉर्टर फूड लाइफ, यानी कि जो अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं तो वो खराब भी जल्दी हो जाती है रेदर देन जो हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं जिसमें उसको प्रोटेक्शन दी जाती है, या ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही चैलेंजेस है ऑर्गेनिक फार्मिंग के आगे। वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, प्रॉपर उनके पास मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है, प्रोडक्शन कम होता है, उनकी जो लाइफ होती है वो भी छोटी होती है। तो जिसके कारण जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को कई तरह की समस्याएँ का सामना करना पड़ता है। लेकिन धीरे-धीरे लोग जो है अवेयर हो रहे हैं, लोगों को ये बात समझ में आ रही है, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो धीरे-धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग पर शिफ्ट ज़रूर हो रहे हैं। बट उतनी प्रोग्रेसिव, उतनी ज़्यादा नॉलेज लोगों में भी स्प्रेड हुई नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के चैलेंजेस तो पढ़ लेगी, सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन बेनिफिट्स क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या है? प्रोवाइड हेल्दी फूड, बिल्कुल सही, एक हेल्दी फूड देता है क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह हम यूज़ नहीं करते। सेफ्टी एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुँचाता। तीसरा ए एंड बी बोथ, बिल्कुल सही है। या लार्ज क्वांटिटी है, तो अभी हमने पढ़ा है कि जो उसकी प्रोडक्शन होती है वो कम होती है, किसी तरह के हम केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करते, इसका नेचुरली जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए उतनी ही प्रोडक्शन होती है। तो इसका आंसर है, बेनिफिट की बात करें तो ए और बी दोनों है कि हेल्दी फूड प्रोवाइड करता है और एनवायरनमेंट को भी सेफ रखता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड, जो इमर्जिंग चैलेंजेस रूरल डेवलपमेंट में क्या-क्या इंक्लूड है। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, हमने देखा गाँव में पहले क्या होता, केवल एग्रीकल्चर को ही मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाता था। लेकिन अब धीरे-धीरे आपने देखा कि डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है, पोएट्री फार्मिंग हो रही है, हॉर्टिकल्चर हो रहे हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री जैसे काम किए जा रहे हैं। बहुत तरह-तरह के नए-नए डेवलपमेंट्स को और ढूँढा गया, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डेवलपमेंट ढूँढा गया है। और नेक्स्ट है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैंने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है अब धीरे-धीरे लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी हो रही है, अभी हालाँकि इतनी ज़्यादा नहीं है, बट लोग जो है, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और इसको मतलब आगे लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट है कि ए एंड बी बोथ, दोनों ही इमर्जिंग चैलेंजेस है रूरल डेवलपमेंट के अंदर, या नन ऑफ दीज़। तो इसका आंसर है 31 का सी, दोनों ही चैलेंज। नेक्स्ट कह रहा है कि रूरल क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग, ये जो रूरल क्रेडिट होते हैं गाँव के अंदर जो क्रेडिट है, वो फार्मर्स को चाहिए, क्यों चाहिए? क्या रीज़न है? पहला कि मोस्ट फार्मर फैमिली हैव अ स्मॉल लैंड होल्डिंग, हमने देखा कि हमारे यहाँ पे इनहेरिटेंस का रूल चलता है, यानी कि उत्तराधिकार का नियम, कि फादर की जो भी एसेट्स होंगे, लैंड होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, इनमें इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए किसान के आपके 4 बेटे थे, उस लैंड को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहले किसान इतने बड़े लैंड पे फार्मिंग कर रहा था, अब उसके 4 बेटे हो गए, चारों ने उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, वो छोटे-छोटे फैट करेंगे। फिर उस 4 के जो उतने बच्चे होंगे फिर उसमें डिवाइड होगा। इस तरह से आगे जनरेशन आते-आते लैंड के जो साइज़ होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और जिसमें प्रोडक्शन क्या होती है, कम होती है और खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा है दे प्रोड्यूस ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो सेल्फ कंजम्पशन, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं, जिसके कारण उनके पास इनकम बिल्कुल भी नहीं हो पाती। क्योंकि इनकम कम आएगी, जब आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करोगे, अपने रखने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा, सरप्लस होगा, आगे मार्केट बेचोगे, उससे तो इनकम होगी, बस सेल्फ कंजप्शन के लिए फार्मिंग से आपकी इनकम नहीं बढ़ सकती। कह रहे दे नीड फंड फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, उनको आगे दोबारा से फिर से वो इन्वेस्टमेंट करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसीलिए उनको लोन की ज़रूरत होती है। या ऑल ऑफ दीज़, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज़, ये सभी रीज़न है जिसके कारण रूरल क्रेडिट रिक्वायर्ड फॉर द फार्मिंग। नेक्स्ट कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री, कि ये जो है कौन से, विच अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सारे काम किया जाता है, कि सब चीज़ को पहले असेंबल किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, उसकी ग्रेडिंग की जाती है, उसको पैकिंग की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर पहुँचाया जाता है। क्या वो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के अंदर आते हैं? क्या वो एग्रीकल्चर बैंकिंग के अंदर आते हैं? क्या एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आते हैं? या एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर आती है। ये सारे जो
ये फंक्शन है, प्रोसेस है, वो किसके अंदर आते हैं? तो इसका आंसर है 33 का डी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग डेफिनिशन में ही देखा होगा, जब हम डेफिनिशन देखा होगा, ये सारे ही जो प्रोसेस है, स्टोर करना, प्रोसेस करना, ग्रेडिंग करना, अलग-अलग पैकिंग करना और फिर लोगों तक पहुँचाने का जो काम है, पूरा वो मार्केटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हिच स्टेटस हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू द रिटेल चेन एंड सुपरमार्केट फॉर सेलिंग ऑर्गेनिक फूड। जो ऑर्गेनिक फूड बेचते हैं, उनको क्या स्टेटस दिया गया? क्या उनको इको स्टेटस कहा गया, सस्टेनेबल स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस या ग्रीन स्टेटस? बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि सारे उनको लगता है ये तो बेनिफिट्स ही हैं मतलब बेसिकली। तो इसमें जो सेलिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फूड है, उनको क्या स्टेटस दी गई है? 34 का ग्रीन, ग्रीन स्टेटस। नेक्स्ट क्या है द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडेड थ्रू। आपको पता है कि जो माइक्रो फाइनेंस यानी छोटे लेवल पे जो फाइनेंसिंग है उसको एक्सटेंड करने के लिए बढ़ाने के लिए क्या कैसे क्या गया सेल्फ हेल्प ग्रुप के लैंड डेवलपमेंट बैंक के थ्रू नेबार्ड के थ्रू या रूरल रीजनल बैंक के द्वारा। तो इसका आंसर है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्योंकि रूरल एरिया के अंदर गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बैंकों तक पहुंच नहीं है बैंकों तक नहीं जा सकते। तो उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट किया गया है कि जहाँ पे लोग होते हैं अपने छोटे छोटे बचते सेविंग्स करते हैं पैसा इकट्ठा करते हैं, उसमें जिसको भी ज़रूरत होती है बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको दे दिया जाता है, वो उससे अपना वो कोई छोटा-मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपस में एक उन्होंने नेटवर्किंग बना रखी है और जिसके द्वारा वो अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो इसी को प्रमोट किया गया ताकि जो माइक्रो फाइनेंस है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा टारगेट को अचीव किया जा सके। आई होप ये चैप्टर बहुत ही ईज़ी था, आसान था, जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके थे, वो मैंने इसके अंदर लिया हुआ है। बाकी कुछ क्वेश्चन जो हम लोग विनिकस्ट ऐप में अपलोड कर दूँगी ताकि आपको और ज़्यादा हद से 10-15 क्वेश्चन और बनेंगे क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी टॉपिक है क्योंकि आपका चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ से लेकर एंड तक ऑर्गेनिक फार्मिंग तक वो सारे ही चैप्टर्स में मैंने कवर किए हुए हैं। तो इन्हीं में से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ है। बाकी आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।